बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? चले बच्चे, अपन जो नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं 12th वाले पोर्शन का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति एवं उद्भव। उत्पत्ति एवं उद्भव। अब सबसे पहला सवाल आया कि सर आप हमें बताइए कि जो आपने बोला उद्भव मतलब इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन जो है ये इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन क्या होता है? कैसे धरती पे इवोल्यूशन हुआ होगा? तो अपन यहां पे बात करेंगे वो इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तथा इवोल्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में यहां पे बात करेंगे। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले बेटा मैंने यहां पे एनसीईआरटी के कुछ बिंदु लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला बिंदु है वो मेरे पास है विकासीय जीव विज्ञान। और इस विकासीय जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब सवाल ये था कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, ये क्या है? आपको पता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। वो जीवन की उत्पत्ति में करोड़ों अरबों वर्ष का समय लगा है। तो धरती पर जीवों के रूपों की जो उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन के जो विभिन्न रूप आए थे, उनके इतिहास का अध्ययन, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करना कि कैसे इन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, क्या प्रक्रियाएं उसमें चली, उनके अध्ययन बायोलॉजी की जिस शाखा में किया जाता है उसको ही बोलते हैं विकासीय जीव विज्ञान या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ऐसा ही एनसीईआरटी ने कहा। क्या कहा? जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन। जीव रूपों के इतिहास के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब सवाल था सर हमें बात करनी थी इस वर्ड दैट इज इवोल्यूशन के बारे में, इस उद्भव के बारे में। बच्चे आपको बताऊं ये इवोल्यूशन वर्ड है, इस इवोल्यूशन वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। और उस ग्रीक शब्द का मतलब होता है, वो मतलब होता है अनफोल्डिंग। मतलब होता है अनफोल्डिंग करना। क्या मतलब होता है इवोल्यूशन का? ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है अनफोल्डिंग करना। अनफोल्डिंग का मतलब कि कोई चीज लिपटी हुई है, समेटी हुई है, उसकी जो लिपटी हुई है तह है, उन तह को हटाना। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि जो धरती, जो वातावरण हम अभी देख रहे हैं, ये वातावरण जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, इसको बनने में करोड़ों अरबों वर्ष का समय लगा है। तो ये धरती अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं, और उन रहस्यों को जब हम खोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि धरती के प्रारंभिक अवस्थाएं थी वो कैसे थे हालात, और वर्तमान के हालात कैसे हैं। तो प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान वाली अवस्था आने में क्या क्या परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन किस तरह से हुए, इनका पता लगाने के लिए हमें इस धरती के, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना पड़ेगा। और इसी को हमने क्या बोल दिया? इवोल्यूशन। हाँ कि ना? कौन खोलेगा वो रहस्य? वो रहस्य खोलेगा इवोल्यूशन। अब सवाल था कि जब वो रहस्य खुले, जिसमें पता चला कि धरती पे उद्विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, तो उससे क्या पता चला? बच्चे जब उन रहस्यों को खोला तो उनसे यह पता चला कि धरती का प्रारंभिक अवस्थाएं वर्तमान धरती की तरह नहीं थी। पहले की अवस्थाएं बिल्कुल अलग थी और वर्तमान अवस्थाएं बिल्कुल अलग है। तो धरती का वर्तमान वातावरण, वर्तमान जो जैव विविधता है, उसको बनने में करोड़ों अरबों वर्ष का समय लगा है। ये थोड़े से टाइम ही नहीं हुआ, इसमें लगा है करोड़ों अरबों वर्ष का समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे पहले वाली अवस्था से वर्तमान अवस्था बनने में धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन होते गए, जिससे धरती पुरानी अवस्था से वर्तमान वाली अवस्था में बदल गई। तो जब भी पूछे इवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब है,
सीधा सा मतलब है। क्या मतलब है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना, और ये परिवर्तन होता है धीरे धीरे। इसलिए मैं कहूं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्रमिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्रमिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। चलें, अब यहां पे इवोल्यूशन में किस चीज के बारे में बात करेंगे कि धरती पे विभिन्न प्रकार की पादप जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न प्रकार की जंतु जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसीलिए उसने बोल रखा है कि धरती पे जो विभिन्न प्रकार की पादप जातियां बनी या विभिन्न प्रकार की जंतु जातियां बनी, ये जंतु जातियां करोड़ों अरबों वर्षों में बनी है। तो धरती पे इन जंतु की जातियों में या पादपों की जातियों में जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन कब हुआ है? ये करोड़ों अरबों वर्षों में हुआ है। और इस परिवर्तन को ही हमने क्या कह दिया? इस परिवर्तन को ही हमने बोल दिया उद्भव, इवोल्यूशन। हाँ कि ना? अब एनसीईआरटी माता क्या कह रही है? सुनना भैया, वो क्या कह रही है कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों में वनस्पति, जिसको हमने कहा फ्लोरा, एंड प्राणी जगत, जिसको मैंने कहा फना, में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? उद्भव। मैंने यही तो कहा था कि इवोल्यूशन का सीधा मतलब है कि एक अवस्था से क्रमिक रूप से दूसरी अवस्था में बदलना, इसी क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो किसमें परिवर्तन को कह रहा है? ये जंतु जगत, जंतुओं की जातियों और पादपों की जातियों में परिवर्तन को बोल रहा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसको क्या बोल रहा है? ये इसको बोल रहा है उद्भव। चलो भैया हम आगे। अब अगली बात ये थी कि यार हम इस इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस इवोल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर ले। बिल्कुल कर ले। चलिए बात करते हैं कि इवोल्यूशन के क्या क्या लक्षण है। अपन इवोल्यूशन के लक्षण के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इवोल्यूशन का सबसे पहला लक्षण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहती है एनसीईआरटी? सुनना, फिर मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष डायरेक्टेड प्रक्रिया नहीं है। डायरेक्टेड प्रक्रिया नहीं है। इसका क्या मतलब है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा मान लीजिए मेरे पास ये कोई जीव है, जीव की जाति है ए, ये कोई जीव की जाति है ए। मैंने कहा इस ए जीव की जाति से करोड़ों अरबों वर्षों में बना, वो बन गया बी। इस बी से करोड़ों अरबों में बना, वो बन गया सी। इस सी से करोड़ों अरबों वर्षों में मान लीजिए बन गया डी। हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि ए से जब बी बना, तो ये बी जो जीव थे, ये इस ए की तुलना में ज्यादा विकसित जीव थे, ज्यादा एडवांस जीव थे। फिर जब बी से सी बने, तो ये सी जो थे, ये बी की तुलना में और ज्यादा एडवांस जीव थे, और ज्यादा विकसित जीव थे। जब सी से डी बने, तो और ज्यादा विकसित जीव बने, मतलब डी सी के तुलना में और ज्यादा विकसित जीव थे। हाँ कि ना? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे तो ये पता चल रहा है कि ए से जब अगली उसकी संतति आएगी, वो और ज्यादा विकसित होगी, बी की संतति उससे ज्यादा विकसित होगी, सी की संतति उससे ज्यादा विकसित होगी, डी की संतति उससे ज्यादा विकसित होगी। हाँ कि ना? यही तो पता चल रहा है। इसका मतलब हमें पहले ही पता है, हम निश्चित है, हम इस बात से 100% श्योर है कि ए से जो बी बनेगा वो ए की तुलना में क्या होगा? ज्यादा एडवांस होगा। बी से जो सी बनेगा वो और ज्यादा एडवांस होगा। सी से जो डी बनेगा वो और ज्यादा एडवांस होगा। डी से जो ई बनेगा वो और ज्यादा एडवांस होगा। हाँ कि ना? ये क्या है हमारा? हम इस चीज को डिटरमाइन कर चुके हैं, ये एकदम निश्चित है। अगर ये चीज निश्चित हुई तो हम ये मान लेंगे कि इवोल्यूशन इस एक डायरेक्शन में, इस एक दिशा में हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसकी आने वाली संतति हमेशा ज्यादा विकसित होगी। इस कंसेप्ट से चलूं तो यही तो मतलब हुआ। हाँ कि ना? हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ गई? निश्चयवाद और दिशात्मक का क्या मतलब है कि निश्चित है कि अगली वाली संतति ज्यादा विकसित होगी, और इस तरह से इवोल्यूशन एक दिशा में होता हुआ जाएगा। क्या? कि कम विकसित जीव से हमेशा क्या उत्पन्न होंगे? ज्यादा विकसित जीव। यही तो मतलब हुआ। लेकिन ऐसी बात वास्तव में नहीं है। तभी तो इसने लिखा ये लाइन ढंग से दोबारा से पढ़ना कि इवोल्यूशन हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष
प्रक्रिया नहीं है, वर्ड लिखा नहीं है, मतलब वास्तव में इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि इस ए से जो बी बना, ये बी एक की तुलना में ज्यादा विकसित होगा। ये फिक्स नहीं है, ये पहले से निश्चित नहीं है। ये बी वाला है, ये ए वाले से ज्यादा विकसित भी हो सकता है और कम विकसित भी हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस बी वाले में अनुकूलन जो हुए वो अनुकूलन कैसे हैं। अगर इस बी वाले में जो अनुकूलन उत्पन्न हुए हैं वो ए वाले की तुलना में उस वातावरण में रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो मैं कहूंगा कि बी वाला ए वाले से ज्यादा विकसित है। अगर वो इस बी वाले के अनुकूलन उस वातावरण में रहने के लिए ए वाले से कम उपयुक्त है, तो मैं कहूंगा कि बी वाला ए वाले की तुलना में कम विकसित है। तो कहने का मतलब ये चीज पहले से निश्चित नहीं होती कि हर आने वाली संतति अपनी पूर्वज से ज्यादा विकसित होगी। ये पहले से डिसाइड नहीं होती। आने वाली संतति पूर्वज से ज्यादा विकसित भी हो सकती है और कम विकसित भी हो सकती है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आने वाली संतति में जो अनुकूलन उत्पन्न हो रहे हैं वो अनुकूलन वातावरण में रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ये निश्चयवाद वाला सिद्धांत फॉलो नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि बी वाला ए वाले से ज्यादा एडवांस होगा कि नहीं होगा, सी वाला बी वाले से ज्यादा एडवांस होगा कि नहीं होगा, डी वाला सी वाले से ज्यादा एडवांस होगा कि नहीं होगा, तो क्या ये एक दिशा में आगे बढ़ता रहा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा नई संतति ज्यादा विकसित होगी? मैं ये नहीं कह सकता। और ना ही मैं ये कह सकता कि आने वाली संतति अपनी पूर्वज से कम विकसित होगी। मैं दोनों ही बातें नहीं बोल सकता। ये दोनों बातें कब डिसाइड होगी? जब वो संतति पैदा हो जाएगी, उसमें अनुकूलन दिखाई देंगे, अनुकूलन उत्पन्न हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो ज्यादा विकसित है कि कम विकसित है। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन ना तो निश्चित होता है और ना ही दिशात्मक होता है। मतलब इवोल्यूशन निश्चयवाद को फॉलो नहीं करता और ये एक अदिशात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अदिशात्मक प्रक्रिया है। चलो भैया मैं आगे। हाँ कि ना? अगली बात सुनना। अगली लाइन में ये क्या कह रहा है कि यह प्रसंभाव्य का मतलब होता है स्टोचास्टिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोचास्टिक, और स्टोचास्टिक का मतलब होता है रैंडम, मतलब यादृच्छिक है, प्रक्रम है, जो एक अवसरवादी घटना है। कैसी घटना है भैया? अवसरवादी। बहुत ध्यान से देखना, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक प्रसंभाव्य दैट इज स्टोचास्टिक, और स्टोचास्टिक का ही मतलब है सिंपल रैंडम दैट इज यादृच्छिक प्रक्रम है, जो कि एक अवसरवादी घटना है। भाई साहब इसका क्या मतलब हुआ? मैं ऊपर वाली बात से ही लिंक करता हूं, सुनना बेटा। अगर ये दिशात्मक होता तो क्या होता? ए से बी बना ज्यादा एडवांस, बी से सी बना और ज्यादा एडवांस, सी से डी बना और ज्यादा एडवांस, डी से ई बनता और ज्यादा एडवांस, धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस बनते जाते। या उल्टा होता कि बी से और कम विकसित, सी और कम विकसित, डी और कम विकसित। तो मैं कह देता एक दिशात्मक है, फिक्स हो जाता कि आने वाली पीढ़ी या तो ज्यादा विकसित है या कम विकसित, वो एक बात फिक्स हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ बच्चे? ये हुआ कि ये जो बी वाली है, ये बी वाला ऑर्गेनिज्म है, ये ए वाले की तुलना में ज्यादा विकसित होगा या कम विकसित होगा। ये पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या होगा। ये ज्यादा विकसित भी हो सकता है या कम विकसित भी हो सकता है। इसी को हमने बोल दिया स्टोचास्टिक। क्या बोल दिया? स्टोचास्टिक। संभाव्य कि इसकी संभावना है कि ये ज्यादा विकसित भी हो सकता है या कम विकसित भी हो सकता है। तो यही बात ऊपर बताई। हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अगली बात ये कह रहा है ये एक अवसरवादी घटना है। बिल्कुल। बोला ये कम विकसित है या ज्यादा विकसित है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अगर ये ज्यादा विकसित हुआ तो ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस बी वाले जीव में जैसे अनुकूलन उत्पन्न हो रहे हैं, सेम वैसी ही तरह का वातावरण बाहर हो। मतलब वातावरण
भी उसी तरह का हो जिसमें वो अनुकूलन जरूरी है। अगर दोनों चीज मैच कर गई कि इसमें उत्पन्न होने वाले अनुकूलन वातावरण के अनुरूप हुए तो ये बी वाला उस वातावरण में जीवित रहेगा, मतलब उस वातावरण में रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। मतलब मैं कहूंगा कि बी वाला ए वाले से ज्यादा विकसित होगा, हाँ कि ना। तो ये किस बात पे निर्भर किया? ये तो भाई साहब बाई चांस हो गया। ऐसे चांस भी हो सकते हैं कि बी वाला जो है उसके अनुकूलन और वातावरण की जरूरत वातावरण के अनुरूप हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बी के अनुकूलन वातावरण के अनुरूप नहीं हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये किस बात कैसी घटना है, ये एक अवसरवादी घटना है, और इस अवसरवादी घटना को इंग्लिश में कह दिया बाई चांस। क्या है? बाई चांस। ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे, अंतिम बात। अब इन सब बातों से मोटा मोटा जो मेरे पास कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये निकला कि इवोल्यूशन जो है ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो कि करोड़ों अरबों वर्षों में पूर्ण होती है। इसलिए मैंने कहा कि इवोल्यूशन कैसा है? इवोल्यूशन है बेटा धीमा। ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है तथा अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है मतलब ऐसा नहीं होता कि ए से बी बन गया तो बी से दोबारा ए बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे तो याद रखना, इवोल्यूशन जो होता है वो निश्चयवाद पर आधारित नहीं होता। ये कैसा होता है? अदिशात्मक होता है। ये कैसा होता है? स्टोचास्टिक होता है। किस पे निर्भर करता है? अवसरवादी है, मतलब चांस पे निर्भर करता है। इवोल्यूशन कैसा होता है? धीमा होता है, क्रमिक होता है तथा अनुत्क्रमणीय होता है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलो मैं आगे की बात करूं। चलिए देखिए, अब बच्चे हमने ये बात आपसे कर ली कि इवोल्यूशन जो था वो इवोल्यूशन क्या होता है और इवोल्यूशन के लक्षण क्या है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा सा सवाल यहां पे आके खड़ा हो गया। सवाल था कि सर ऐसा कौन सा सवाल वैज्ञानिकों के आके सामने खड़ा हो गया? तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने पास था कि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि जो ये उद्विकास हो रहा है, जो उद्भव हो रहा है, जो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन एक प्रक्रम है कि इवोल्यूशन प्रक्रम का परिणाम है। ये एक बहुत बड़ी बात थी साइंटिस्ट लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात थी कि इवोल्यूशन जो विकास है वो एक प्रक्रम है कि प्रक्रम का परिणाम है। ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया था। अब साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में अपनी अलग अलग कहानी कही। वो क्या क्या कहानी कही मैं आपको बताता हूं। जब हमने साइंटिस्ट लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा कि यार हमें ये बताओ कि विकास एक प्रक्रम है कि ये प्रक्रम का परिणाम है, रिजल्ट है, तो बोले कि भैया ये बात हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये रिजल्ट है कि ये एक प्रक्रम है। तो हमने कहा भाई कैसे बताएगा? जैसे बताए उस हिसाब से बता। बोला ये बात समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सी कहानी आपको सुना रहे हैं, मतलब किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोला मतलब ये कि अगर मैं तेरे को कहानी सुनाऊं कि भैया इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे आई, मेरी बात क्लियर है? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं दुनिया के बारे में, मेरी बात क्लियर है, तो ये अलग कहानी हो गई। अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि धरती पे जीव कैसे आए, तो वो एक अलग कहानी हो गई। तो इन दोनों कहानियों के हिसाब से हम बोलेंगे, कहीं पे तो इसे प्रक्रम का परिणाम बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, और कहीं पे इसे एक प्रक्रम बोलेंगे। चले भैया अपन आगे। तो हमने कहा कि सुना दो, तो सुनिए भैया। अब ये बोल रहा है कि इवोल्यूशन जो है वो उस इवोल्यूशन को एक प्रक्रम कब बोले कि विकास एक क्या है? प्रक्रम है। तो बोला विकास को हम प्रक्रम तब कह सकते हैं जब हम किसके बारे में बात करें? जब हम आपको बताएं किसकी कहानी का वर्णन करें? इस दुनिया की कहानी का वर्णन करें। चले, तो मैंने बोला कि इवोल्यूशन एक प्रक्रम है यदि हम दुनिया की कहानी का वर्णन करते हैं।
किसका वर्णन कर रहे हैं? दुनिया की कहानी कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया कैसे बनी। अगर इन सारी बातों के बारे में हम वर्णन करें तो ये क्या बोलेंगे कि विकास, इवोल्यूशन एक क्या है? प्रक्रम है। लेकिन अगर हम बात करें किसी दूसरे एंगल से, किसके एंगल से, कि ये जो धरती है, इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम इस चीज का वर्णन करने लगेंगे तो हम कहेंगे कि विकास एक प्रक्रम का परिणाम है। प्रक्रम का क्या है? रिजल्ट। तो मैं कहेंगे दूसरे में क्या कहा कि इसको प्रक्रम का परिणाम कब बोलेंगे, क्या करेंगे? यदि हम धरती पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं। यदि हम धरती पर जीवन कैसे आया, अगर इस बात का वर्णन करते हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इवोल्यूशन है वो एक परक्रम का परिणाम है, परक्रम का रिजल्ट है। हाँ कि ना? तो सवाल जब भी पूछे कि बताओ इवोल्यूशन एक प्रक्रम है कि प्रक्रम का परिणाम है, तो आप कहोगे कि दोनों ही हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कहानी सुना रहे हैं। हम दुनिया की कहानी सुना रहे हैं कि धरती पर जीवन की कहानी सुना रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा। अब सच क्या है? वो एक प्रक्रम है कि प्रक्रम का परिणाम, वो इन दोनों के बीच ही फंसा हुआ है। वैज्ञानिक इस बारे में अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा श्योर नहीं है कि हम उसको प्रक्रम बोले या प्रक्रम का परिणाम बोले। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे चलते हैं, देखिएगा। अब अगली बात ये थी कि सर आपने बात कर ली, वो बात कर ली सबसे पहले कि इवोल्यूशन एक प्रक्रम है। किसके बारे में बात करके चले? अगर हम दुनिया की कहानी के बारे में बात करके चले, ये बताएं कि इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। बच्चे, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, हमारे वैज्ञानिक लोगों का ऐसा अनुमान है कि ये जो ब्रह्मांड है, अपना पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स लगभग 20 मिलियन वर्ष पुराना है। सॉरी, 20 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 20 बिलियन वर्ष। आपको मैं बता दूं, 20 बिलियन का मतलब होता है 20 अरब। 20 बिलियन का मतलब क्या होता है? 20 बिलियन का मतलब होता है 20 अरब। मतलब 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। में यहां लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं यहां पे हम बात करके चलें, 1 बिलियन बराबर 1 अरब। और जब भी बात करके चले 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख। चलो मैं आगे, तो ध्यान रखना, जब भी बात करके चले मिलियन में तो मानना 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। जब भी बात करके चले बिलियन में तो याद रखना कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 अरब। और 1 अरब में कितने करोड़? मतलब 100 करोड़। मतलब जहां पे भी वैल्यू आपको अरब में दे रखी है, अगर आप उसे 100 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वो करोड़ों में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? करोड़ में। तो उसने क्या कहा? वैज्ञानिकों को मानना है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड कितने साल पुराना है? उसने कहा 20 अरब वर्ष पुराना है। कितने पुराना है? 20 अरब वर्ष। अगर मुझे इसे करोड़ में बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से गुणा। मतलब कितना? 2000 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना पुराना है बेटा? 2000 करोड़ वर्ष पुराना है। बेटा, जब आप हिंदी की एनसीईआरटी को देखोगे तो इसको सही कर लेना, उसने कुछ गलत लिख रखा है। उसने 20,000 तो लिख रखा है करोड़ और 200 लिख रखा है बिलियन, वो गलत है, उसको आप सही कर लेना। चलो भैया मैं आगे। हाँ जी, तो हिंदी की एनसीईआरटी ने वैल्यू गलत दे रखी है, इसको सही कर लेना। वो यूनिट में फंस गई, अरब, करोड़ और
मिलियन में, इसमें फंस गई तो इसको सही कर लीजिएगा। जब भी पूछे ब्रह्मांड कितना पुराना, आप कहोगे ब्रह्मांड कितना पुराना है, 20 अरब वर्ष। 1 अरब बराबर 1 बिलियन, 1 बिलियन, तो इसलिए बोल दिया 20 बिलियन वर्ष पुराना है। मतलब कितना पुराना, मतलब 2000 करोड़ वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। अब सवाल ये था कि साहब आप ये बताओ कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? बच्चे ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी आकाश गंगा है। क्या है? बहुत सारी आकाश गंगा है। कितनी है? बहुत सारी है। एक आकाश गंगा नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगा है। और उन बहुत सारी आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा जिसको अपन बोलते हैं मिल्की वे, वो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सोलर तंत्र स्थित है। सोलर सिस्टम हमारा जिस आकाश गंगा में है उसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। तो बहुत सारी आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है वो हमारी, जिसमें हमारा सोलर तंत्र, सूर्य तथा बाकी के ग्रह स्थित है, उसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। चले, तो जब भी पूछे कि ब्रह्मांड किससे बना हुआ है तो आप कहोगे कि ब्रह्मांड में खूब सारी क्या है? आकाश गंगाएं हैं। अब सवाल ये उठा कि सर आपने ये तो कह दिया कि ब्रह्मांड में खूब सारी आकाश गंगा है, लेकिन हमसे ये पूछे कि बताओ आकाश गंगा किस चीज से बनी, तो आप क्या बताओगे? बेटा आकाश गंगा में मुख्यतः 3 चीजें होती है। क्या चीज होती है? पहले तो गैसों के बने हुए बादल होते हैं, खूब सारे किसके बादल होते हैं? गैसों के बादल। तो सबसे पहली चीज तो उसमें प्रेजेंट है गैसों के खूब सारे बादल। दूसरी चीज उसमें होते हैं खूब सारे धूल के कण। तो मैंने कहा दूसरी चीज उसमें प्रेजेंट है खूब सारे धूल के कण। एंड तीसरी चीज उसमें खूब सारे होते हैं स्टार्स, मतलब तारे। क्या होते हैं? खूब सारे तारे, दैट इज सितारे। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब आकाश गंगा में कितनी चीजें सम्मिलित है? 3 चीजें, तारे, धूल के कण तथा गैसों के बादल। इन 3 चीजों से मिलकर बनती है आकाश गंगा। क्या बनती है? आकाश गंगा। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है, ये बोर्ड मेरे पास पूरी की पूरी पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ये बोर्ड पूरा का पूरा क्या है? ब्रह्मांड है। हाँ कि ना? ये बोर्ड पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। अगर मैं इस ब्रह्मांड में दिखाऊं तो ब्रह्मांड में मैं कह दूं कि गुलाबी कलर का जो मैंने ये डॉट बनाया है, ये गुलाबी कलर का डॉट किसको दर्शा रहा है? ये गुलाबी कलर का ये जो मैंने डॉट बनाया, बिंदु बनाया है, ये मान लीजिए इस पृथ्वी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है इस पृथ्वी को। हाँ कि ना? तो बेटा ये बोर्ड पूरा ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसी है? एक डॉट की तरह, एक बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो मैं ये बात कह दूं कि हमारा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, और इस ब्रह्मांड की तुलना में हमारी धरती का आकार बहुत बहुत छोटा है। मतलब ब्रह्मांड की तुलना में धरती किसके समान दिखाई दे रही है? धरती एक बिंदु के समान दिखाई देती है। धरती किसके समान दिखाई दे रही है? ब्रह्मांड की तुलना में एक बिंदु के समान दिखाई देती है। हाँ कि ना? चलो आगे। तो यही एनसीईआरटी की लाइन है। क्या कहती है? एनसीईआरटी कह रही है ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का आकार क्या है? बहुत बड़ा आकार है, और ब्रह्मांड के आकार की तुलना में धरती का आकार है बहुत छोटा। इसलिए कैसे दिखाई देगी? एक बिंदु के समान दिखाई देगी। हाँ कि ना? अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। अब एक चीज ये है कि जब भी आप आसमान में देखते हैं तो आसमान में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे। हाँ कि ना? चलो भैया मैं आगे। अब वो क्या पूरा तरीका था वो ध्यान से सुनिएगा। बेटा हमने आकाश में देखा, आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई दिए। हमको पता है कि तारे जो है वो तारे हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हमसे तारे स्थित है। हाँ कि ना? तो जब तारा चमका तो आपको पता है कि तारा चमकेगा तो तारे से जो लाइट निकली वो लाइट के वेग से धरती की तरफ आ रही है। हाँ कि ना? तारा चमका और तारे से जो लाइट निकली वो लाइट तारे से निकल के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी तो तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। हाँ कि ना? अब बताओ जब तारा चमका तो तारे की जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी वो पक्का करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी तय करके आएगी। हाँ कि ना? अब वो करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी जो है वो
तुरंत के तुरंत तो नहीं हो सकती कि उधर तारा चमका और इधर के हमें दिखाई दे गया। उसको वो दूरी तय करने में टाइम लगता है, समय लगता है। सवाल था सर उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है? बेटा उसको भी करोड़ों वर्ष लगते हैं। तारे की जो लाइट थी, उस लाइट को, तारा चमका, उस लाइट को धरती तक, हमारी आंखों तक पहुंचने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? करोड़ों वर्षों का समय लगता है, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये निकला कि मैं जब आसमान में किसी तारे को चमकता हुआ देख रहा हूं, तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो मतलब तारे की लाइट वो मेरी आंख तक पहुंच चुकी है, हाँ कि ना? जब वो लाइट मेरी आंख तक पहुंच चुकी है तो ध्यान रखना, ये वो लाइट आंख तक पहुंची है जो करोड़ों वर्ष पहले तारे से निकली थी। करोड़ों वर्ष पहले तारे से निकली थी, वो लाइट मेरी आंख तक पहुंची। मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है वो करोड़ों वर्ष पहले का दिखाई दे रहा है, वर्तमान का दिखाई नहीं दे रहा, वर्तमान का दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी तारे को चमकते हुए देखते हैं तो हम पास्ट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं देख पा रहे, उसको लाइव नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तारे से जो लाइट निकली, उस लाइट को हमारी आंखों तक या मैं कहूं धरती तक पहुंचने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है, तब जाके वो चीज दिखाई देगी। मतलब हम उस घटना को देख रहे हैं जो करोड़ों वर्षों पहले हो चुकी थी। तो कहने का मतलब अगर हम तारे को टिमटिमाते हुए देख रहे हैं तो किस में देख पा रहे हैं? हम पास्ट को देख रहे हैं, हम प्रेजेंट को नहीं देख रहे, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इतनी सारी दूरी है, वो दूरी तय करके वो लाइट है, वो लाइट धरती तक आती है, तारों की, सितारों की लाइट, हाँ कि ना? तो यही बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि तारों की जो दूरियां हैं उसको प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। हमसे तारे कितनी दूर है? हमने कहा अरबों किलोमीटर दूर है, तो उसको किस में मापा जाता है? उसको मापा जाता है लाइट ईयर, या मैं बोलूं प्रकाश वर्षों में। अब एक नया सवाल आ गया, सर ये लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या है? सोच रहा भैया तारे से आज लाइट निकली है ना, अब ये लाइट आज निकली और अगले 1 साल तक चलती हुई जा रही है, तो वो लाइट जो तारे से निकली वो 1 साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। मतलब 1 साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे प्रकाश वर्ष चल के और फिर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम तारे को टिमटिमाता हुआ देख पाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तारे को चमकते हुए देखा तो हमने पास्ट को देखा, प्रेजेंट को नहीं देखा। मेरी बात क्लियर है? ये जब एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी बात उसमें क्लियरली लिखी हुई है। बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना, और जो बात कनेक्ट ना हो वो आप सीधे मेरे से पूछेगा। क्या मैं आगे चलूं? किसी को कोई भी दिक्कत है? चलूं मैं आगे? हाँ जी पक्का, आगे देखिएगा। अब सवाल ये उठा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग 20 अरब वर्ष पहले, या मैं कहूं 2000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। लेकिन आप ये तो बताओ कि हमारे साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है कि जब ये ब्रह्मांड बना था तो ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? सवाल बहुत बड़ा है कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बच्चे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या दी? अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इस बात को समझाया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। चले, अब सवाल था कि सर वो कौन सी थ्योरी थी? बेटा यहां पे मैं बात करके जाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी, सर्वमान्य थ्योरी के बारे में बात करके जाऊंगा, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। जिसका क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी जो है, ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इसको एक वैज्ञानिक ने दिया था और उस वैज्ञानिक का नाम है एबे लेमेत्रे। क्या नाम है? उसका नाम है एबे
उस साइंटिस्ट का नाम है एबे लिमेत्रे। एबे लिमेत्रे नाम के वैज्ञानिक ने ये बिग बैंग थ्योरी दी, और ये बिग बैंग थ्योरी जो थी ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए दी गई थी, और यही सर्वमान्य थ्योरी है अभी तक की। चले, इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट सिद्धांत का महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। कौन बता रहा है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग नाम का महाविस्फोट सिद्धांत इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ये बिग बैंग थ्योरी जो थी, ये बिग बैंग सिद्धांत जो था, ये कैसे बताता है। फिर मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उससे कोरिलेट करूंगा। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा बच्चे, बिग बैंग थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक दैट इज जिनका नाम था एबे लेमेत्रे साहब। तो लेमेत्रे साहब का ऐसा मानना है कि भैया कि धरती और बाकी का जो सोलर सिस्टम था, इस सोलर सिस्टम का निर्माण जो हुआ ये ब्रह्मांड के निर्माण के बहुत बाद हुआ था। तो हम पहले शुरुआत ये करते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो वैज्ञानिक कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है कि पहले हमारे पास एक ठोस पदार्थ रहा होगा। मैंने कह दिया ये गुलाबी कलर का जो अपने को मटेरियल दिख रहा है, ये यहां पे उपस्थित ठोस, और मैंने कहा ये अपने पास यहां पे सघन पदार्थ है। और ये जो ठोस सघन पदार्थ है, इस ठोस सघन पदार्थ के चारों तरफ यहां पे गैसें उपस्थित है। मैंने बोला ये व्हाइट वाली जो है ये यहां पे उपस्थित क्या है बेटा? ये यहां पे उपस्थित गैसें हैं, हाँ कि ना? ये व्हाइट वाली गैसें हैं, और ये गुलाबी वाला क्या है मेरे पास? गुलाबी वाला है मेरे पास यहां ठोस या सघन पदार्थ। ये लीजिए, मैंने कहा ये गुलाबी वाला मेरे पास है, ये अपने पास है ठोस या मैं कहूं आपसे सघन पदार्थ। ये मेरे पास है ठोस या सघन पदार्थ। और इस ठोस और सघन पदार्थ के चारों तरफ ये अपने पास व्हाइट कलर की है, ये व्हाइट कलर की गैसें। ये व्हाइट कलर की गैसें जो है ये इस ठोस और सघन पदार्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। कैसी अवस्था में? घूर्णनशील अवस्था में घूम रही है। तो मैंने कहा कि इस ठोस सघन पदार्थ के चारों तरफ गैसों के बने हुए बादल हैं, जो कैसे हैं? घूमने वाली अवस्था में हैं। और ये जो गैसें हैं, ये गैसें बहुत ज्यादा गर्म, क्या है अपने पास? गर्म। तो मैं कह दूं कि ये सफेद वाला जो मेरे पास है ये क्या है? ये मेरे पास गर्म घूर्णित गैसीय बादल है। ये क्या है मेरे पास? मैंने बोला ये सफेद वाला क्या है अपने पास? ये सफेद वाला मेरे पास है, वो मेरे पास है गर्म तथा घूर्णित गैसीय बादल। गर्म तथा घूर्णित गैसीय बादल मतलब ये गैसों के बने हुए वो बादल थे जो इस सघन पिंड के चारों तरफ घूम रहे थे, रोटेट हो रहे थे, तथा ये कैसे थे? ये थे गर्म, हाँ कि ना? अब अपने वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि भैया आज से लगभग 20 अरब वर्ष पहले ये जो मेरे पास ठोस या सघन पदार्थ था तथा ये जो गर्म घूर्णित गैसीय बादल थे, इनमें एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ होगा। एक बहुत भयंकर क्या हुआ होगा? विस्फोट। और वो विस्फोट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ताप नाभिकीय विस्फोट। क्या बोलते हैं? इसमें हुआ क्या? ताप नाभिकीय विस्फोट। ये जो ताप नाभिकीय विस्फोट हुआ, इस ताप नाभिकीय विस्फोट को ही हम बोलते हैं बिग बैंग। इस ताप नाभिकीय विस्फोट को ही हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अपन बिग
बैंग। इसी को क्या बोलते हैं? बिग बैंग। बिग वर्ड का मतलब होता है बड़ा और बैंग वर्ड का मतलब होता है धमाका। तो कहने का मतलब कि ये जो मेरे पास ठोस और सघन पदार्थ था तथा इसके चारों तरफ जो गर्म तथा घूर्णित गैसीय बादल थे, इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका कितना हुआ? एक। धमाका क्या हुआ? एक। तो और वो जो तापनाभि के विस्फोट हुआ, उस तापनाभि के विस्फोट को क्या बोलते हैं? बिग बैंग। क्या बोलते हैं? बिग बैंग। अब सवाल ये था कि सर ये बिग बैंग जो था इसमें एक ही धमाका हुआ था कि कई सारे धमाके हुए थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बिग बैंग जो है, ये बिग बैंग जो है ये कब हुआ था? तीसरी बड़ी बात ये, क्या ये जो बिग बैंग है ये हम फिजिकल टर्म में, फिजिकली भौतिक रूप से क्या हम इसको बारे में पता लगा सकते हैं या इस विस्फोट को हम अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हैं? तो सुनिएगा सबसे पहले सवाल का जवाब। बेटा सबसे पहली बात, ये जो बिग बैंग नाम का महाविस्फोट हुआ था, ये महाविस्फोट हुआ था लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ था? लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 बिलियन वर्ष पहले। और 20 बिलियन वर्ष का मतलब 20 अरब वर्ष पहले ये धमाका हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, ये धमाका जो था वो एक बार ही हुआ था। कितने बार हुआ था? एक। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि कई सारे धमाके हुए। कितना धमाका हुआ था? केवल एक बार हुआ था। मतलब ये एक महाविस्फोट था, एक बड़ा विस्फोट था। तो मैंने बोला कि बिग बैंग क्या था? बिग बैंग अपने पास एक महाविस्फोट था। क्या था ये? एक महाविस्फोट था। दूसरी बात अपने पास कंप्लीट है। तीसरी बात, क्या हम इसको लैब में कर सकते हैं? ध्यान रखना, ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि हम भौतिक रूप से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है उस चीज को हम अपनी लैब में कर कैसे सकते हैं? तो कहने का मतलब कि भौतिक रूप से ये कैसा था? ये अकल्पनीय था, ये ऐसा था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखना, यह है इसकी भौतिक रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। इसकी भौतिक रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। तो जब भी पूछे आपसे कि बिग बैंग क्या था, तो आप कहोगे बिग बैंग 20 अरब वर्ष पहले हुआ एक महाविस्फोट था। कैसा था? एक बार धमाका हुआ था, एक महाविस्फोट था जिसकी भौतिक रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। अब जब ये इतना बड़ा धमाका हुआ, ऐसा महाविस्फोट हुआ, तो इस महाविस्फोट से हुआ क्या? बेटा इस महाविस्फोट से क्या हुआ देखिएगा। सबसे पहली बात, इस महाविस्फोट की वजह से ये गर्म तथा घूर्णित गैसीय बादल थे। ये गर्म तथा घूर्णित गैस जो इस ठोस और सघन पदार्थ की चारों तरफ घूम रही थी, इस विस्फोट की वजह से ये गैस के जो बादल थे, ये गैस के बादल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। तो हमने बोला कि अपने पास यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे बादल बन गए। खूब सारे छोटे छोटे बादल अपने पास बन गए। पहली बात, ये छोटे छोटे बादल बने तो ये मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या बन गए? ये मेरे पास बन गए छोटे गैसीय बादल। ये अपने पास बन गए, ये अपने पास बन गए बेटा छोटे गैसीय बादल। ये जो छोटे छोटे गैसीय बादल बन गए, इस छोटे गैसीय बादल को ही अपन बोलते हैं नेबुला। इस छोटे गैसीय बादल को क्या बोलते हैं अपन? इसी को अपन बोलते हैं नेबुला। छोटा गैसीय बादल बन गया। इस छोटे गैसीय बादल को ही हम बोल के चलते हैं क्या? इसी को बोल के चलते अपन नेबुला। चले, पहली चीज ये तो हालत हुई इस गैसों की। दूसरा, ये जो ठोस पिंड था, जब इस ठोस पिंड में, सघन पिंड में ब्लास्ट हुआ तो ये सघन पिंड छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो मैंने बोला कि ये गुलाबी वाले जो मैंने बना दिए यहां पे, ये गुलाबी वाले क्या है? ये गुलाबी वाले इस सघन पिंड के टुकड़े हैं। क्या है
मेरे पास? ये गुलाबी वाले जो है, ये गुलाबी वाले क्या है मेरे पास? ये अपने पास है सघन पदार्थ या पिंड के टुकड़े। गुलाबी वाले क्या है? सघन पिंड के टुकड़े। अब बेटा ये चीज जो पहले एक एरिया में इकट्ठी थी, एक छोटी सी जगह पे इकट्ठी थी, अब जो ही ब्लास्ट हुआ तो ये बहुत बड़े जगह पे बिखर गई। हाँ कि ना? धमाका हुआ तो फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? हाँ कि ना? जब ये बहुत बड़े एरिया में फैल गई तो मैंने कहा कि ये जो विस्फोट हुआ, ये विस्फोट लगभग 20 अरब वर्ष पहले हुआ। तभी तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कब हुई? लगभग 20 अरब वर्ष पहले हुई। और पहले तो ये जगह थी इतनी, अब ये इतने बड़े एरिया में फैल गए। तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड जो था वो बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल गया। इसलिए मैंने कहा कि यहां पे क्या हुआ? इस धमाके की वजह से इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड का क्या हुआ? विस्तार। तो मैंने बोला कि इस जगह पे मैं बोलूं तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे अपने पास ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड का क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। जब बेटा ब्रह्मांड का विस्तार हो गया तो ये बहुत बड़े एरिया में छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैल गया। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैल गया तो अब क्या हुआ? ये पहले कैसा था? बहुत ज्यादा गर्म। तो जब ये इतने बड़े एरिया में फैल गया, बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया, तो अब इससे हीट का लॉस बहुत ज्यादा होने लगा। हीट का लॉस क्या होने लगा? बहुत ज्यादा। जब यहां से हीट का लॉस बहुत ज्यादा होने लगा तो बताओ इसका तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? इसका तापमान कम होगा। तो हमने क्या कहा कि इस धमाके की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इसीलिए ब्रह्मांड का तापमान क्या हुआ? कम। तो मैंने बोला अतः तापमान क्या हुआ बेटा? तापमान जो था वो तापमान क्या हुआ? कम। मेरी बात क्लियर है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है कि आगे चले? तो जब भी पूछे कि महाविस्फोट जो था, उस महाविस्फोट को क्या बोलते हैं? बिग बैंग। बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब धमाका। कब हुआ? 20 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये एक बार में ही बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, कई विस्फोट नहीं हुए। क्या कितने विस्फोट हुआ था? एक बार में हुआ था। और ये इतना खतरनाक था कि भौतिक रूप से इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इस महाविस्फोट की वजह से छोटे छोटे गैसीय बादल और बहुत सारे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बने। किसके? सघन पदार्थ के। जिसकी वजह से हमने कहा क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ इसी वजह से तापमान क्या हुआ? कम हुआ। तापमान लगातार घट गया। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ, उसके कुछ समय बाद, हमने बोला उसके कुछ समय बाद, जब ब्रह्मांड का तापमान कम हो रहा था तो तापमान लगातार गया कम होता गया। कुछ समय बाद यहां पे दो गैसों का निर्माण हुआ। सबसे पहली गैस थी हाइड्रोजन तथा दूसरी गैस थी हीलियम। तो हमने बोला कि उसके कुछ समय बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन तथा हीलियम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भैया? हाइड्रोजन तथा हीलियम जो गैसें थी, इन गैसों का हुआ अपने पास निर्माण। अब सवाल था कि सब हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का तो निर्माण हो गया, लेकिन इन गैसों के निर्माण के बाद क्या हुआ? बच्चे, जब ये अपने पास हाइड्रोजन तथा हीलियम नामक गैसें बन गई तो ये गैसें बहुत अधिकता से उपस्थित थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ? ये गैसें जो थी, इन गैसों ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। इन्होंने अपने अणुओं को अपनी साइड खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? संघनन। हाँ कि ना? तो हमने बोला कि हुआ क्या यहां पे हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें संघनित हुई।
गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुई? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो गैसें थी, ये गैसें क्या हुई बेटा? ये गैसें संघनित हो गई। किसके कारण संघनित हो गई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संघनित होगी। जब ये गैसें संघनित हो गई तो इन गैसों ने संघनित होकर निर्माण किया आकाश गंगा का। ये गैसें जो थी खूब सारी थी, धीरे धीरे संघनित हुई और संघनित होकर इन्होंने किसका निर्माण किया? आकाश गंगा का निर्माण किया। तो हमने बोला जिसकी वजह से किसका निर्माण हुआ? उसकी वजह से निर्माण हुआ आकाश गंगा का निर्माण। किसका निर्माण हुआ बेटा? आकाश गंगा का निर्माण। और आपको पता है कि आकाश गंगा जो होता है, उस आकाश गंगा में 3 चीजें होती है। पहला तो स्टार्स, जिनको अपन बोलते हैं सितारे, दूसरे गैसों के बादल एंड तीसरे धूल के कण। इन 3 चीजों से बनता है अपना आकाश गंगा। और इस ब्रह्मांड में खूब सारे आकाश गंगा है। मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। हमने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में खूब सारे आकाश गंगा है। ये लीजिए, हम मान रहे हैं यहां पे ये खूब सारे आकाश गंगा अपने पास है। ये व्हाइट कलर की, सफेद रंग की जो संरचना बनाई मैंने बनाया, ये इस आकाश गंगा के गैस के बादल है। क्या है बेटा? ये मेरे पास है गैस के बादल। दूसरी बात, आकाश गंगा जो होती है उसमें दूसरी चीज जो होते हैं वो होते हैं सितारे। हमने मान लिया ये अपने पास जो है ये आकाश गंगा के अंदर उपस्थित सितारे हैं। ये आकाश गंगा के अंदर प्रेजेंट क्या है? ये अपने पास है यहां पे उपस्थित सितारे। दैट इज, मैंने कह दिया ये अपने पास है तारे। तीसरी चीज, ये जो मेरे पास आकाश गंगा होती है, इनमें होते धूल के कण। हमने बना दिया ये गुलाबी रंग के जो बनाए, ये यहां पे उपस्थित क्या थे बेटा? ये यहां पे उपस्थित धूल के कण है। ये यहां पे उपस्थित क्या है? ये गुलाबी रंग वाले हैं, ये अपने पास है धूल के कण। ये अपने पास यहां पे उपस्थित धूल के कण है। तो हमने कहा कि ये खूब सारी अपने पास इस ब्रह्मांड में खूब सारी आकाश गंगाएं हैं। लेकिन हमारी जो आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, उस आकाश गंगा को क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। अब मान लीजिए इन खूब सारी आकाश गंगाओं में ये वाली हमारी आकाश गंगा है, तो इसको मैंने क्या कह दिया? ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है मिल्की वे, जो कि हमारी आकाश गंगा है। ये जो हमारी मिल्की वे है, ये खूब सारी थी, ये विस्तारित थी। धीरे 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 ये जो मिल्की वे थी, इसमें गैसें और ज्यादा संघनित हुई। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हमने बोला ये मिल्की वे जो थी, इस मिल्की वे में हुआ संघनन। तो ये क्या हुई? संघनित। ये क्या हुई बेटा? ये और ज्यादा संघनित हुई और ज्यादा संघनित होके इन्होंने एक प्लेट की तरह की संरचना बनाई। किसकी तरह की संरचना बनाई? प्लेट की तरह की संरचना। और उस प्लेट की तरह की संरचना को बोलते हैं सोलर नेबुला। क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया सोलर नेबुला। बना क्या? बना सोलर नेबुला बना। और सोलर नेबुला किसकी तरह दिखाई दे रहा था? ये प्लेट की तरह दिखाई दे रहा था। किसकी तरह दिखाई दे रहा था भैया? ये सोलर नेबुला प्लेट की तरह दिखाई दे रहा था। कैसे? देखिएगा, ये सोलर नेबुला जो था, ये हमने कहा कि ये अपने पास इस सोलर नेबुला का केंद्रीय भाग है। ये लीजिए, ये सोलर नेबुला का केंद्रीय भाग है। और ये अपने पास इस सोलर नेबुला के परिधीय भाग है, जिसमें ये खूब सारे छोटे 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 पिंड उपस्थित थे। तो हमने क्या देखा? ये जो सोलर नेबुला बना, जो कि एक प्लेट की तरह दिखाई दे रहा था, तो इस सोलर नेबुला का केंद्रीय भाग ये जो था,
ये केंद्रीय भाग था बहुत ज्यादा गर्म। क्या था? बहुत ज्यादा गर्म। ये लीजिए, हमने कहा कि ये इसका केंद्रीय भाग है। ये केंद्रीय भाग क्या है? बहुत गर्म। इसका ये जो केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग क्या था? बहुत गर्म। और ये जो परिधीय भाग है पीले कलर के, ये खूब सारे परिधीय भाग में पिंड है। हाँ कि ना? ये उतने गर्म नहीं है जितना केंद्रीय भाग है। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो ये केंद्रीय भाग जो बहुत ज्यादा गर्म था, इस बहुत ज्यादा गर्म भाग से ही निर्माण हुआ सूर्य का। किसका निर्माण हुआ? इस बहुत ज्यादा गर्म भाग से ही निर्माण हुआ सूर्य का। तो मैंने बोला इससे हुआ सूर्य का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? सूर्य का निर्माण। तथा परिधीय भाग में जो ये पीले कलर के मैंने छोटे छोटे पिंड बनाए हैं, इनसे बने बाकी के ग्रह। तो मैंने बोला ये पीले रंग के थे, इन्होंने बताए शेष ग्रहों का निर्माण। शेष ग्रहों का निर्माण, जिनमें हमारी धरती भी शामिल है, उन सारों का निर्माण किनसे हुआ? इसके सोलर नेबुला के परिधीय भाग में स्थित पिंडों से हुआ। तो कहने का मतलब क्या निकला? सूर्य तथा बाकी के सारे ग्रह किससे बने? सोलर नेबुला से बने। तो मैं ये कह दूं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर तंत्र है, उस सोलर तंत्र का निर्माण किससे हुआ? सोलर तंत्र का निर्माण जो हुआ वो हुआ बेटा किससे? सोलर नेबुला से। तो मैंने कहा ये सोलर नेबुला जो है ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है सोलर तंत्र का निर्माण। किसका निर्माण कर रहा है? ये सोलर तंत्र का निर्माण कौन कर रहा है? वो कर रहा है सोलर नेबुला। और इस सोलर तंत्र का निर्माण जो हुआ, वो निर्माण हुआ लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पहले। या मैं कहूं कि यहां पे कितना हुआ? 450 करोड़ वर्ष। कितना हो गया? 450 करोड़ वर्ष पहले। हाँ कि ना? तो जब भी पूछे कि बताओ हमारा सोलर तंत्र कब बना, आप कहोगे 4.5 अरब वर्ष पहले या 450 करोड़ वर्ष पहले हमारा सोलर तंत्र बना। जब भी बोले कि बताओ सूर्य का निर्माण कब हुआ, जब सोलर तंत्र का निर्माण हुआ कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पहले। जब भी पूछे बताओ धरती का निर्माण कब हुआ, धरती किसका भाग? सोलर तंत्र का भाग। तो धरती का निर्माण कब हुआ? जब सोलर तंत्र बना, मतलब 4.5 अरब वर्ष पहले। और ये कहे कि बताओ ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? जब बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ। और बड़ा धमाका कब हुआ? लगभग 20 अरब वर्ष पहले, मतलब 2000 करोड़ वर्ष पहले वो अपने पास क्या हुआ? बिग बैंग। चले, तो कहने का मतलब ये निकला कि हमने ये बात कर ली कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इस पे हमारा सोलर सिस्टम है वो कब बना होगा, कैसे बना होगा, ये सारी की सारी बात किस थ्योरी ने बता दी? ये बता दी अपने पास बिग बैंग थ्योरी ने। हाँ कि ना? अब मैंने ये जो पूरा का पूरा तरीका आपको बताया है, इसको मैं लिंक करता हूं, वो करता हूं एनसीईआरटी की एक एक लाइन से। बहुत ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन तो ये कह रही है कि बिग बैंग थ्योरी है, ये ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाती है और ये सर्वमान्य थ्योरी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यह एक अनूठा कल्पना से परे, कल्पना से परे मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। मतलब ये एक ऐसा महाविस्फोट है जिसकी भौतिक रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। यही तो बात मैंने लिखी। इसकी बिग बैंग की इसकी भौतिक रूप से कल्पना नहीं की जा सकती। हो गई एनसीईआरटी की लाइन। चलो मैं आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अगली बात, अगले में क्या कह रहा है? ये विस्फोट हुआ, इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। भाई यही तो मैंने कहा,
कि ये विस्फोट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार, और विस्तार होने की वजह से हीट का लॉस क्या हुआ, ज्यादा, जिससे तापमान क्या हुआ, कम। अगली लाइन क्या कहती है, ये कह रहा है तापमान में कमी आने के कुछ समय के बाद हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें बनी। भाई यही तो मैंने बोल रखा है कि उसके कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ, और ये फिर ये गैसें गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुई संघनित, और इन्होंने आकाशगंगा का निर्माण किया। अगली लाइन में देखिए फिर क्या कह रहा है, ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। ये बात मैंने बोल रखी है, हाँ कि ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मिल्की वे, हमारे आकाश गंगा को मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं, मिल्की वे नामक आकाश गंगा में सौर मंडल, हमारा सोलर तंत्र जो है, में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष, मैंने यही वर्ष और 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। बेटा यही तो मैंने बोला कि ये हमारा सोलर तंत्र बना, और ये सोलर तंत्र जो है, इस सोलर तंत्र और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष पहले, या बिलियन ईयर्स पहले, या मैं कहूं 450 करोड़ वर्ष पहले। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने डायग्राम के थ्रू दर्शा दिया, इस फ्लो चार्ट में बता दिया। क्या अपन आगे चले, हाँ कि ना। अब बेटा अभी तक हमने अपनी धरती के बारे में बात कर ली, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या, कि धरती के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, ये धरती जब बनी, उस धरती की उस टाइम की हालात कैसी थी? क्या धरती बनी वो ऐसी ही बनी थी जैसी वर्तमान में है? तो मैं कहूंगा नहीं, धरती बनी जब ऐसी नहीं थी जैसी वर्तमान में है। तो बेटा हमको पता है कि धरती जो थी, इस धरती की उत्पत्ति जो हुई, उस धरती की उत्पत्ति कब हुई? इस धरती की उत्पत्ति हुई लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। उत्पत्ति क्या हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, दैट इज 4.5 अरब वर्ष पहले धरती की और सोलर तंत्र की उत्पत्ति हुई। जिस टाइम धरती की उत्पत्ति हुई उस टाइम धरती एक आग का गोला थी, मतलब धरती का तापमान जो था वो तापमान था बहुत बहुत ज्यादा। धरती का तापमान था क्या था? बहुत ज्यादा। मतलब उस टाइम धरती का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा। मतलब धरती क्या थी? आग का गोला। कितना ज्यादा? धरती का टेम्परेचर था लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग इतना तापमान धरती का था। चले भैया, चले नेक्स्ट। दूसरी बात, धरती का तापमान बहुत ज्यादा था और धरती पे वर्तमान की तरह वातावरण उपस्थित नहीं था। जैसे वर्तमान वातावरण में आप देखते हो कि वर्तमान वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है। चले भैया, तो इस तरह का वातावरण नहीं था कि मतलब ये कि धरती का जो वो वातावरण था उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी। मतलब मैं कहूं कि धरती जो थी उस टाइम पे वातावरण जो था वो वातावरण क्या था? वातावरण जो था वो धरती पे क्या था? अनुपस्थित। हाँ क्या? जब मैंने कहा धरती पे वातावरण नहीं था, ना तो यहां नाइट्रोजन थी ना ऑक्सीजन थी, यही तो अपने एटमॉस्फेयर की इस वायुमंडल की बहुतायत पाए जाने वाली गैसें हैं, ये दोनों ही उस वातावरण में नहीं थी। दोनों क्या थी? अनुपस्थित। और बिना ऑक्सीजन के तो ओजोन गैस बन ही नहीं सकती। ओजोन बनती ऑक्सीजन की अधिकता से, जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करके धरती से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर एक पतली सी परत बना लेती है गैस की, जिसको बोलते हैं ओजोन। तो कहने का मतलब जब वातावरण नहीं था तो वहां पे ओजोन की परत भी उपस्थित नहीं थी। तो मैंने कहा कि उस टाइम पे धरती पे ओजोन परत जो थी वो ओजोन परत भी क्या थी बेटा? अनुपस्थित। हाँ कि ना? तो मोटी मोटी सी बात ध्यान से सुनना, धरती का टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा। वातावरण उस टाइम पे उपस्थित नहीं था, मतलब था अनुपस्थित। ना तो नाइट्रोजन थी ना ही ऑक्सीजन। ओजोन परत भी क्या थी? अनुपस्थित, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ओजोन परत नहीं बन सकती। हाँ कि ना? अब वो क्या कह रहा है कि जब धरती का निर्माण हुआ उस टाइम धरती का केवल एक ही भाग बना जो कि धरती का ठोस भाग था, और धरती के ठोस भाग को बोलते हैं स्थल मंडल, दैट इज लिथोस्फेयर।
हाँ कि ना? तो ये क्या कह रहा है कि जिस टाइम पे धरती बनी उस टाइम पे धरती का केवल और केवल एक ही भाग था, और उस एक भाग को हम क्या कहते हैं? उस एक भाग को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, या मैं कहूं स्थल मंडल। ये लीजिए, हमने कहा कि ये अपने पास उस टाइम की अपनी धरती है। हाँ कि ना? ये मेरे पास है धरती, अर्थ, और ये अर्थ का ठोस भाग है, और ठोस भाग को ही हमने बोल दिया धरती का क्या है? ये अपने पास है स्थल मंडल वाला भाग। ये अपने पास है धरती का ठोस भाग, स्थल मंडल। तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जब धरती की उत्पत्ति हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इस तरह का वातावरण नहीं था, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उस टाइम पे क्या थी? अनुपस्थित। ओजोन परत जो थी वो भी क्या थी? अनुपस्थित थी। बोलो, उस टाइम पे धरती पे ज्वालामुखी जो है वो बहुत ज्यादा फट रहे थे, और जब भी ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी से बहुत तेजी से एक द्रव्य पदार्थ, लिक्विड मेटल बाहर निकलेगा, और उस लिक्विड मेटल को बोलते हैं लावा। और लावा को अगर आप बाहर लेके स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि लावा में बहुत सारी धातुएं प्रेजेंट है, लावा जो है उसमें बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है, जलवाष्प प्रेजेंट है। तो ये क्या बोला कि उस टाइम पे धरती पे वल्केनेशन जो था, वो वल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता था। जब वल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता था, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पड़ते थे, तो वो लावा निकला, और वो लावा निकल के धरती की सतह पर फैल गया। हाँ कि ना? तो हमने ये कहा कि धरती पे लावा निकला, और लावा निकल के वो लावा कहां फैल गया? धरती की सतह पर फैल गया। हमने मान लिया ये जो नीले रंग का मैंने बताया, ये क्या है? इस धरती की सतह पे फैला हुआ क्या है? लावा। ये मेरे पास है, यहां पे ये मेरे पास है बेटा लावा। हाँ कि ना? ये लावा किससे निकला? ज्वालामुखी से निकला, क्योंकि आद धरती के आद वातावरण में, या प्राचीन धरती जो थी उसमें ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटते थे, उनसे लावा निकला और वो धरती की सतह पर फैल गया। तो मैंने बोला ये नीले कलर का जो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये लावा है, और इसको पूरी की धरती की सतह पर मैंने फैला दिया। तो हमने क्या बोला? लावा निकला, और लावा क्या हो गया? धरती की सतह पर फैल गया। मैंने बोला इसने क्या काम किया? धरती की सतह को ढक लिया। किसको ढक लिया? लावा ने धरती की सतह को ढक लिया। अब मैंने ये कहा कि जब ये लावा निकला यहां से, तो ये लावा जो था, इस लावा में तो खूब सारी गैसेस प्रेजेंट थी। खूब सारी क्या प्रेजेंट थी? गैसें उपस्थित थी, जल वाष्प उपस्थित था, कई सारी धातुएं उपस्थित थी। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये जो लावा जो था, इस लावा से कई सारी चीजें बाहर निकली। क्या निकली? इस लावा से सबसे पहले बाहर निकली, वो निकली गैसेस, जिनमें सबसे पहली गैस है वो अपने पास है मीथेन, CH4 गैस बाहर निकली। नेक्स्ट अमोनिया NH3 बाहर निकली। नेक्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। नेक्स्ट जल की वाष्प बाहर निकली। मैंने बोला H2O क्या निकली? वेपर। क्यों? क्योंकि धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जल जो था वो द्रव अवस्था में उपस्थित नहीं हो सकता था, इसलिए जल किस अवस्था में प्रेजेंट था? वाष्प अवस्था में। तो मैंने कहा इनकी वजह से इन सारी चीजों ने धरती पे चारों तरफ एक आवरण बना लिया। ये लीजिए, और ये जो आवरण धरती के चारों तरफ बना, ये किसका आवरण था? गैसों का। और ये गैसें और जलवाष्प किससे निकले? ये सारी की सारी चीज निकली लावा से। उस लावा ने जिसने धरती की सतह को क्या कर लिया था? ढक लिया था। हाँ कि ना? अब हुआ क्या? अब बहुत ध्यान से देखना। अब क्या हुआ? हमने अभी तक देखा कि धरती पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा निकले थे, लावा ने धरती की सतह को ढक लिया, और इस लावा से बहुत सारी गैसें, मीथेन, अमोनिया, CO2, वाटर वेपर, ये सारी सारी चीजें बाहर निकली और बाहर फैल गई, बाहर के वातावरण में फैल गई। हाँ कि ना? ध्यान रखना, अभी तक धरती में वातावरण नहीं बना। वातावरण का मतलब आज जैसा, वर्तमान जैसा, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्या है? अधिकता। जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि धरती पे वातावरण था। हाँ कि ना? तो ये सारी की सारी चीजें बन गई। उसके बाद क्या हुआ?
बच्चे मैंने बताया कि धरती पे ओजोन परत उपस्थित नहीं थी, धरती पे ओजोन परत उपस्थित नहीं थी। जब ओजोन परत उपस्थित नहीं थी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज जो थी, वो हानिकारक यूवी रेज सीधी की सीधी धरती पे आई, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उस यूवी रेज जब धरती पर आ रही थी, क्यों आ रही थी? क्योंकि ओजोन नहीं थी। तो अब सवाल था कि सर उस यूवी रेज ने क्या किया? ध्यान देखिए बच्चे, हमको पता है कि यहां पे धरती पे पानी था, लेकिन पानी किस फॉर्म में था? वेपर की फॉर्म में था, वाष्प के रूप में था। ये वाटर जो था ये वाष्प के रूप में था। मैंने बोला ये जो पानी था, इस पानी पे आके गिरी क्या? यूवी रेज। ये जो पानी था इस पानी पे आके गिरी, क्या गिरी? यूवी रेज ऑफ सन, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें आई, और वो पराबैंगनी किरणें किस पे गिरी बेटा? वो पराबैंगनी किरणें आके गिरी पानी पे। जब वो पराबैंगनी किरणें पानी पे आके गिरी तो उन पराबैंगनी किरणों ने क्या काम किया? ये जो पानी था, इस पानी को दो चीजों में तोड़ दिया। कितनी चीजों में तोड़ दिया? दो चीजों में तोड़ दिया। सबसे पहली चीज तो H2 दैट इज बनाई हाइड्रोजन, एंड दूसरी चीज बनाई इसने ऑक्सीजन। दूसरी चीज बनाई इसने ऑक्सीजन। ये मेरे पास बनी हाइड्रोजन और दूसरी ये मेरे पास बनी ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है, इसलिए हाइड्रोजन जो थी ये तुरंत के तुरंत वातावरण में मुक्त हो गई। मैंने कहा ये हाइड्रोजन जो थी, ये हाइड्रोजन क्या हो गई बेटा? मुक्त हो गई। हाइड्रोजन क्या हो गई? मुक्त हो गई। तो हाइड्रोजन तो मुक्त हो गई, लेकिन अब ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन हल्की थी, मुक्त हो गई, लेकिन ऑक्सीजन ने अब दूसरी गैसों के साथ अभिक्रिया करना शुरू कर दिया। किसके साथ अभिक्रिया करना शुरू कर दिया? देखिए, अपने पास ये जो ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन ने दूसरी गैसों के साथ अभिक्रिया करना शुरू कर दिया। इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले अभिक्रिया की, वो की मीथेन के साथ। जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके बनाई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर। मतलब वाटर को तोड़ा यूवी रेज ने, तब तो बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। धीरे 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 एनवायरनमेंट बदलता गया, फिर इस ऑक्सीजन ने मीथेन से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? CO2 तथा जल। और ये जो जल था, ये जल भी उस टाइम धरती का टेम्परेचर फिर भी बहुत ज्यादा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज्यादा था। तो मतलब ये जल भी किस रूप में था? वाष्प के रूप में, हाँ कि ना? नेक्स्ट दोबारा इस ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, अभिक्रिया की, वो की बेटा अमोनिया के साथ। जब इस ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करी अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ करके इसने बनाई नाइट्रोजन, प्लस यहां पे बना वाटर, और वो वाटर भी किस फॉर्म में बना? वेपर की फॉर्म में बना। किस फॉर्म में बना? वेपर की फॉर्म में बना, हाँ कि ना? नेक्स्ट, यहां पे आप देख रहे हो कि इन दोनों ही अवस्था में पानी जो बना है वो पानी किस रूप में बना है बेटा? इन दोनों ही केस में पानी भाप के रूप में प्रेजेंट है, और ये जो भाप है, वेपर है, ये तुरंत के तुरंत वाटर जो था वेपर, ये होगी इवेपोरेट। जब वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया, वाष्पित हो गया, तो वाटर के वाष्पित होने की वजह से यहां पे निर्माण हुआ, वो यहां पे निर्माण हुआ बेटा बादलों का। मैंने बोल दिया इससे बन गए, वो इससे बन गए बादल। ये रहे भाई अपने पास बादल। ये जो बादल है, इनमें जल किस अवस्था में? इनमें जल है वो वाष्प अवस्था में है, H2O, और वाटर किस फॉर्म में? वो वाटर वेपर की फॉर्म में, हाँ कि ना? चले, अब सवाल था, जब हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, N2 बन गई, अब ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके फिर ऑक्सीजन का निर्माण किया, तथा यहां पे ओजोन परत बनी। फिर क्या बनी? ओजोन परत बनी। ओजोन परत का जब निर्माण हो गया तो अब धरती पर हानिकारक यूवी रेज जो थी वो आनी क्या हो गई? बंद, क्योंकि ओजोन परत बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा? ओजोन परत। अब क्या हुआ? धरती का तापमान धीरे 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 लगातार कम होने लगा। जब धरती का तापमान लगातार कम होने लगा, और वो तापमान कितना आ गया? वो तापमान आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम।
क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान आएगा तभी तो जल की वाष्प जो थी वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में बदलेगी, हाँ कि ना। तो यहां पे हमने कहा कि हमारे पास ये धरती है, ये धरती की सतह है और ये धरती की सतह पे प्रेजेंट गड्ढे हैं, हाँ कि ना। ये धरती की सतह है, ये अर्थ की सतह पे प्रेजेंट गड्ढे, हाँ कि ना। तो मैंने बोला ये क्या है, ये अपने पास है धरती के गड्ढे, ये अपने पास है धरती के गड्ढे। तो हमने कहा कि जब धरती का तापमान लगातार कम होता गया, तो तापमान जब धरती का लगातार घटता गया, टेम्परेचर घटता गया, तो टेम्परेचर जब घटा तो उसकी वजह से क्या हुआ, जल वाष्प जो थी उस वाष्प का हुआ कंडेंसेशन, संघनन, और ये जल की वाष्प किस में बदल गई, ये जल की वाष्प बदल गई, वो बदल गई द्रव में, और द्रव में बनते ही ये जो वाटर जो था, ये वाटर नीचे धरती पे आ गया, किस रूप में, बारिश के रूप में। हमने बोला ये जो था ये रेन के रूप में, बारिश के रूप में धरती पे आ गया। जब ये पानी बारिश के रूप में, रेन के रूप में धरती पे आ गया, ये लीजिए पानी जो था वो धरती पे आ गया। अब बच्चे आपको पता है जब पानी आके धरती पे गिरेगा तो पानी किस जगह पे इकट्ठा होगा, पानी जाके इकट्ठा होगा, वो पानी जाके इकट्ठा होगा गड्ढे में। ये लीजिए ये जो गड्ढे थे, इन गड्ढों में जाके पानी इकट्ठा हो गया, हाँ कि ना। तो बोला कि धरती के जो गड्ढे थे उन धरती के गड्ढों में जाके पानी इकट्ठा हो गया। तो मैंने कहा कि बारिश होने से ये जो धरती के गड्ढे थे, इन गड्ढों में क्या भर गया, पानी। धरती के गड्ढे में क्या भर गया, पानी भर गया। जब धरती के जो गड्ढे थे उन धरती के गड्ढों में पानी भर गया, तो वो कह रहा है कि धरती के गड्ढों में पानी भर गया, इन्हीं से आगे चल के निर्माण हुआ महासागरों का। किसका निर्माण हुआ, महासागरों का। तो पानी भर गया तो इसकी वजह से किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, इन्हीं से आगे चल के निर्माण हुआ, वो महासागरों का निर्माण हुआ। चले, तो कहने का मतलब धरती पहले बनी थी, वो क्या बना था, स्थलमंडल। फिर ये गैसेस बन गई, CO2 बन गई, N2 बन गई, O2 बन गई, ओजोन परत बन गई, तो क्या बन गया, वायुमंडल। वायुमंडल बनने के बाद भी धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम हुआ, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो बादल थे, ये बादल जो थे, इनसे हुई वर्षा और बारिश होने की वजह से, रेन की वजह से धरती के जो गड्ढे थे, जो डिप्रेशन थे, वो पानी से भर गए। एंड वाटर फिल्ड डिप्रेशन, जल से भरे हुए जो गड्ढे थे, इन्हीं से निर्माण हुआ किसका, महासागरों का। किसका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि धरती में टोटल मिला के कितने मंडल है भैया, कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। तो वो कहे कि बताओ सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले किसकी हुई थी, स्थलमंडल की। फिर कहे कि बताओ स्थलमंडल के बाद क्या बना था, स्थलमंडल के बाद बना था वायुमंडल, और वायुमंडल के बाद क्या बना था, जलमंडल। तो ध्यान रखना, धरती के 3 जो मंडल है उनमें स्थलमंडल सबसे पहले बना और जलमंडल सबसे बाद में बना। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो अब अपन बच्चे इस एक लाइन को अपन NCERT की लाइन से मैच कर लेते हैं। देखें, चलो मैं आगे, देखिएगा NCERT क्या कह रही है, लाइन बाय लाइन अपन डिस्कस कर रहे हैं। NCERT कह रही है कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। मैंने भी तो यही कहा कि वायुमंडल का मतलब है वर्तमान जैसा, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की अधिकता है, ऐसा एनवायरनमेंट प्राचीन अर्थ पे नहीं था। ऐसी तो बात मैंने कही है भैया, ये लीजिए यहां पे मैंने बात कर रखी है कि पहले वाली धरती पे वातावरण क्या था, अनुपस्थित। टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा, और ओजोन परत भी क्या थी, अनुपस्थित। चले भैया, दूसरी बात मैंने कहा था कि धरती जो थी, उस धरती में सबसे पहले निर्माण हुआ था, वो निर्माण हुआ था स्थलमंडल का। और
पृथ्वी जो थी, उस पृथ्वी में उस टाइम पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फूट रहे थे, इसलिए लावा निकला और उसने पृथ्वी की सतह को ढक दिया। इस लावा से ही मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प निकली। यही बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है। उसने क्या लिख रखा है? जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से मुक्त हुई। और धरातल को ढकने वाले ये जो गलित पदार्थ थे, ये कुछ और नहीं, यही तो अपने पास था बेटा। क्या? यही तो अपने पास था, लावा, जो कि ज्वालामुखी से निकला। चलो मैं आगे, तीसरी बात फिर क्या कह रहा है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को H2 हाइड्रोजन तथा O2 ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हुई। यही तो बात मैंने बोल रखी है कि ये जो पानी था, इसको सूर्य से आने वाली यूवी किरणों ने तोड़ा, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन थी वो क्या हो गई? मुक्त। ऑक्सीजन ने क्या काम किया? मीथेन से बनाया CO2 एंड H2O, अमोनिया से बनाया नाइट्रोजन एंड H2O और ओजोन परत का निर्माण किया। यही बात एनसीईआरटी आगे सुनिएगा क्या कह रही है। एनसीईआरटी आगे कह रही है कि हाइड्रोजन तो मुक्त हो गई, फिर क्या किया? ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। बात मैंने बताई, क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन की अधिकता से ही तो बनी ओजोन परत, हाँ कि ना? फिर क्या हुआ? मैंने बेटा यहां पे आपको बताया था कि जल जो था वो वाष्प की फॉर्म में था। पानी बना, तुरंत के तुरंत भाप बन के उड़ गया और उसने क्या बना लिए? बादल। फिर धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया और धरती का तापमान जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया तो उसके बाद ये जो वाटर वेपर थी, जलवाष्प थी, इसका हुआ संघनन और ये किसमें बदली? ये बदली अपनी द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में बदलने के बाद ये वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में धरती पे आके गिर गई। और वो बारिश का पानी जो था, वो बारिश का पानी कहां आके भर गया? धरती के गड्ढों में। और गड्ढों में पानी भरने से किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती, देखा ये क्या कह रहा है? ओजोन परत का निर्माण हुआ। जब यह ठंडा हुआ, धरती का तापमान कम हुआ, तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थानों पर भर गई। ये गहरे स्थान क्या है? ये गहरे स्थान ही है हमारी धरती के गड्ढे। उन गड्ढों में जाके वो पानी भर गया और पानी बनने से किसका निर्माण हुआ? निर्माण हुआ बेटा महासागरों का। किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। चले, अब सवाल ये था अपने पास, सर अभी तक आप ये बात बता चुके हो कि धरती की उत्पत्ति हो गई, महासागर बन गए। अब सवाल ये था कि धरती पे सबसे पहला जीव, सबसे पहली लाइफ धरती पे, वो सबसे पहली लाइफ कब आई? ये सवाल था। तो बच्चे, धरती की उत्पत्ति कब हुई थी? धरती की उत्पत्ति हुई थी 4.5 अरब वर्ष पहले। सोलर तंत्र की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.5 अरब वर्ष पहले। तो अब सवाल ये था कि आप हमें ये बताओ कि धरती पे पहला जीवन जो आया, वो धरती पे पहला जीवन कब आया? तो बच्चे, धरती जो है, उस धरती पे पहला जीवन जो आया, वो पहला जीवन आया लगभग 4 अरब वर्ष पहले। कब आया? लगभग 4 अरब वर्ष पहले। मैं कहूं 4 अरब वर्ष पहले, या मैं कहूं 400 करोड़ वर्ष पहले, या मैं कहूं 400 करोड़ वर्ष पहले धरती की उत्पत्ति जो हुई, वो उत्पत्ति कब हुई? धरती की उत्पत्ति, हमने बोला धरती की उत्पत्ति हुई, वो हुई 4.5 अरब वर्ष पहले। ये क्या हुई? धरती की उत्पत्ति। और धरती पे फर्स्ट जीवन, धरती पर प्रथम जीवन, ये प्रथम जीवन जो था, उस प्रथम जीवन की उत्पत्ति कब हुई? धरती पर प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई लगभग 4 अरब वर्ष पहले। कब हुई भैया? 4 अरब वर्ष पूर्व। मतलब धरती के निर्माण
तथा धरती पर प्रथम जीवन की उत्पत्ति के बीच कितना अंतर हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर हुआ 0.5 अरब वर्ष। 0.5 अरब वर्ष। और मैंने कहा था 1 अरब जो होता है उसमें कितने करोड़? 100 करोड़। तो अगर इस 0.5 को मैं 100 से गुना कर दूंगा तो उत्तर कितना आ गया? वो मेरे पास आ गया 50 करोड़ वर्ष। हाँ कि ना? कितना आ गया? 50 करोड़ वर्ष। तो मैं ये कह दूं कि धरती के निर्माण के 0.5 अरब वर्ष बाद धरती पे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। या मैं ये बोल दूं कि धरती की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद धरती पे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। धरती पर पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, हाँ कि ना? तो कब हुई? 4 अरब वर्ष पहले। और इस 4 अरब वर्ष को ही मैं लिख दूं कि ये मेरे पास हुआ 400 करोड़ वर्ष। 4 अरब का मतलब क्या हुआ? 400 करोड़ वर्ष पूर्व, हाँ कि ना? यही बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है। क्या लिख रखा है देखना। ये कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष। कितने करोड़ वर्ष? 50 करोड़ वर्ष, या मैं कहूं 500 मिलियन वर्ष। एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है 500 मिलियन वर्ष। और मैं बता चुका हूं कि 1 मिलियन में कितने लैक्स? 10 लैक्स चले के बाद धरती पे प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई। कब? लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, या मैं 400 करोड़ वर्ष को कह दूं 4 अरब वर्ष पूर्व। तो धरती की उत्पत्ति हुई 4.5 अरब वर्ष पूर्व और धरती पे पहला जीवन आया, वो आया 4 अरब वर्ष पूर्व। मतलब धरती की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद, या मैं कहूं धरती की उत्पत्ति के 500 मिलियन वर्ष बाद, या मैं कहूं धरती की उत्पत्ति के 0.5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ? धरती पे पहला जीवन आया। चले भैया अपन आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। हाँ जी, यहां तक की बात में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास जो था वो सबसे बड़ा सवाल यही हो गया कि सर अपने पास इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। कब हो गई थी? 20 अरब वर्ष पहले। फिर हमारे सोलर तंत्र की उत्पत्ति हुई थी कब? 4.5 अरब वर्ष पहले। और सोलर तंत्र का ही तो भाग था धरती, उसकी भी उत्पत्ति कब हो गई थी? 4.5 अरब वर्ष पहले। और धीरे धीरे धरती पे वातावरण भी बन गया, और धरती का जो वातावरण था वो वातावरण बन गया, और धरती पे पहला जीव भी बन गया। और पहला जीव कब बना? 4 अरब वर्ष पहले। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही था कि धरती पे जो पहला जीव बना वो पहला जीव कैसे बना? धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों के पास नहीं था। तो इस बात को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग बातें बताई कि धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उन्होंने अलग अलग तरह की कल्पनाएं की। तो कौन कौन सी वो कल्पनाएं थी, कौन कौन से वो सिद्धांत थे जो वैज्ञानिकों ने अपनी नॉलेज के आधार पे दिए? उन्होंने ये अनुमान लगाया कि धरती पे पहला जीवन कैसे आया होगा। इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अब हम आगे की बात करेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक का पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी में जो मैंने करेक्शन करने के लिए बोला वो करेक्शन करना। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।